नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। केंद्र ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जांच सुविधाएं बढ़ाने को कहा। स्वस्थ होने वालों की दर 62.72% हुई। दिल्ली में सेरो सर्वेक्षण के अनुसार कोरोना वायरस से प्रभावित व्यक्तियों का प्रतिशत 23.48 है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि संक्रमित लोगों में से अधिकतर में कोई लक्षण नहीं है। मानव संसाधन विकास मंत्री ने विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मनोदर्पण पहल का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के निधन पर दुख व्यक्त किया है और बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर। मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। दोपहर समाचार में मैं हूं कनकलता और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी प्रियंका अरोड़ा। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे कोविड-19 से निपटने के लिए इसके परीक्षण संबंधी सुविधाएं बढ़ाएं। अपने पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि मौजूदा हालात को देखते हुए ऐसा करना जरूरी है। केंद्र सरकार ने इस बारे में तात्कालिक और मध्यम अवधि के उपायों संबंधी रणनीति तय की है। तात्कालिक उपायों के अंतर्गत केंद्र सरकार ने सुझाव दिया है कि राज्य और केंद्र सरकार के अनुसंधान और शैक्षिक संस्थानों में उपलब्ध आरटी-पीसीआर मशीनों को जिला अस्पतालों और जांच प्रयोगशालाओं को उपलब्ध कराया जाए। मंत्रालय का कहना है कि प्रत्येक निजी जांच प्रयोगशालाओं को 2 आरटी-पीसीआर मशीनें उपलब्ध कराने से देश में कोविड की जांच की क्षमता प्रतिदिन 48,000 बढ़ जाएगी। मध्यम अवधि के उपायों के तहत केंद्र सरकार ने सरकारी प्रयोगशालाओं से कहा है कि वे 123 आरटी-पीसीआर मशीनें खरीदें, जिससे उनकी प्रतिदिन की जांच क्षमता 29,000 बढ़ जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सलाह दी है कि जिला अस्पतालों को कम से कम 1 आरटी-पीसीआर मशीन उपलब्ध कराई जानी चाहिए। मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद 125 स्वचालित आरएनए मशीनें खरीद रहा है। सरकार ने कहा है कि देश में अब तक 7,24,578 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। ठीक होने वालों की दर बढ़कर 62.72% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार मरने वालों की दर कम होकर 2.43% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 24,491 लोग ठीक हुए। देश में इस समय संक्रमण के 4,02,529 सक्रिय मामले हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि 24 घंटों के दौरान कोविड-19 संक्रमण के 37,148 नए मामले सामने आने से संक्रमित लोगों की संख्या 11,55,191 हो गई है। एक दिन में 587 लोगों की मौत के साथ अब तक इस महामारी से मरने वालों की संख्या 28,084 हो गई है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि कोरोना वायरस से स्वस्थ होने वालों में दिल्ली 84.78% के साथ शीर्ष पर है। इसके बाद लद्दाख, हरियाणा, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का स्थान है। इन 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ठीक होने की दर 73% से अधिक है। 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्वस्थ होने की दर देश की औसत 62.72% से अधिक है। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या के आधार पर महाराष्ट्र पहले, तमिलनाडु दूसरे तथा दिल्ली तीसरे और गुजरात चौथे स्थान पर है। 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मृत्यु दर देश की औसत दर 2.4% से कम है। कुल संक्रमित लोगों में 68% मामले महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश से हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में विभिन्न प्रयोगशालाओं में कुल 3,33,395 टेस्ट किए गए। अब तक 1,43,81,303 टेस्ट किए जा चुके हैं। इस समय देश भर में 1,274 प्रयोगशालाओं में कोविड-19 के नमूनों की जांच की जा रही है। इनमें 892 सरकारी और 382 निजी प्रयोगशालाएं शामिल हैं। महाराष्ट्र में पुणे जिले में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के एक दिन में सबसे अधिक 2,601 मामले दर्ज किए गए हैं।
हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुणे में संक्रमित लोगों की संख्या 54,013 हो गई है। पिछले कुछ हफ्तों से महाराष्ट्र के पुणे जिले में कोविड-19 मामलों में तेजी से हो रही वृद्धि के लिए रैपिड एंटीजन परीक्षण में हुई वृद्धि को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। जिला अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार पुणे में रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट का अनुपात प्रति 10 लाख लोगों में 499 है, जो देश में सबसे ज्यादा बताया जाता है। इस वजह से अब पुणे में कोविड-19 के मरीजों की संख्या देश के अन्य जिलों की तुलना में कम दिनों में दोगुनी होती जा रही है। पुणे में यह संख्या दोगुनी होने में इस बार केवल 15 दिन लगे। हालांकि पुणे में नए मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन रिकवरी रेट भी 65% हो गया है। नितिन केळकर, आकाशवाणी समाचार के लिए पुणे। महाराष्ट्र में कोविड-19 के मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इस बीच ये दुनिया में प्लाज्मा थेरेपी जांच की सबसे अधिक सुविधा वाला राज्य बन गया है। इलाज की यह पद्धति बहुत प्रभावशाली साबित हो रही है। इस सिलसिले में नाशिक ग्रामीण की पुलिस अधीक्षक डॉक्टर आरती सिंह ने एक अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है। उन्होंने ग्रामीण पुलिस बल के लिए एक सुरक्षा नेट बनाकर प्लाज्मा थेरेपी का प्रभावी इस्तेमाल किया है। उनके इस प्रयास से नाशिक जिले के ग्रामीण इलाकों और मालेगांव में कार्यरत पुलिसकर्मी महामारी के बीच कार्य करते हुए अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र के नासिक जिले का मालेगांव इलाका, जो पिछले कुछ महीनों में कोरोना संक्रमण का मुख्य केंद्र बना था, अब इस महामारी के प्रकोप से उभर रहा है। इसका श्रेय मुख्य रूप से यहाँ के पुलिस बल को जाता है, जिसने यहाँ की सड़कों पर कानून व्यवस्था को मजबूती से कायम रखा। साथ ही यहाँ के डॉक्टर्स, जिन्होंने समर्पित रूप से अस्पतालों में लोगों की जान बचाने के कार्य में खुद को ढाल दिया। नासिक ग्रामीण पुलिस अधीक्षक डॉक्टर आरती सिंह की सराहनीय पहल भी इस महामारी के दौरान सामने आई। डॉक्टर सिंह, जो पेशे से डॉक्टर भी थी, उन्होंने महामारी से जूझते पुलिस दल के लिए उनकी डॉक्टरी शिक्षा का सहारा लिया। जब इस क्षेत्र की स्थिति दिन प्रतिदिन बीमारी के चपेट में थी, उस दौरान डॉक्टर सिंह के मार्गदर्शन में ड्यूटी पर काम कर रहे पुलिस बल को अपना शारीरिक और मानसिक तौर पर पूरी तरह से संतुलन बनाए रखने में सफलता मिली है। यहाँ के 42 पुलिसकर्मी और अधिकारी, जो वायरस के कारण संक्रमित है, अब पूरी तरह से ठीक हो गए हैं और उन्होंने अपना प्लाज्मा अन्य कोरोना मरीजों के इलाज के लिए दान किया है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। गुजरात में प्लाज्मा दान करने को बढ़ावा देने के लिए दानकर्ताओं के परिजनों का मुफ्त मेडिकल चेकअप किया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि अहमदाबाद नगर निगम द्वारा संचालित एसवीपी अस्पताल ने कल ये घोषणा की। प्लाज्मा थेरेपी के लिए प्लाज्मा दान को बढ़ावा देने के लिए अहमदाबाद स्थित एसवीपी अस्पताल ने दाताओं के लिए एक आकर्षक प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव के अनुसार अपना प्लाज्मा दान करने वाले दाता के परिवार के 4 सदस्यों को एसवीपी अस्पताल द्वारा मुफ्त में 6,000 रुपए तक का बॉडी चेकअप प्रदान किया जाएगा, जिसका लाभ वर्ष में एक बार लिया जा सकता है। एसवीपी के डॉक्टर जनक खामोजिया ने आकाशवाणी से बात करते हुए कहा कि वर्तमान में 25 से अधिक कोविड-19 मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी का परीक्षण किया जा रहा है। जो मॉडरेट सीवियरिटी वाले कोविड के दर्दी होते हैं, उनको हम प्लाज्मा दे रहे थे और इसके लिए अहमदाबाद से करीबन 34 लोगों ने प्लाज्मा डोनेट किया है। ब्लड डोनेट हर कोई कर सकता है, लेकिन इस प्लाज्मा के लिए थोड़े स्पेसिफिक क्राइटेरिया है। जिसको कोविड हुआ है और ठीक हो गए हैं, वे लोग प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। उन्होंने कोविड-19 से ठीक हुए लोगों से अपील की कि वे आगे बढ़े और अन्य मरीजों के लिए अपना प्लाज्मा दान करें। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु में 8 जोन के प्रभारी मंत्रियों को कोविड महामारी को रोकने के लिए बूथ स्तर पर गठित कार्यदल को सक्रिय करने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुरूप बेंगलुरु नगर निगम ने निगम आयुक्त के तहत कोविड-19 से संबंधित एक कार्यदल का गठन किया है। ये कार्यदल बेंगलुरु शहरी जिले में कोविड के फैलाव और इसकी मृत्यु दर को कम करने के उपायों पर ध्यान केंद्रित करेगा। बेंगलुरु नगर जिले में 33,229 पॉजिटिव केसेस में से 25,524 एक्टिव हैं। पिछले 7 दिनों में 12,260 पॉजिटिव केस पता चले हैं। जिले में कोविड से 698 लोगों की जान भी गई है। इसी कारण बेंगलुरु नगर पालिका ने उनके कमिश्नर के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स बनाया है। बेंगलुरु में कोविड सैंपल टेस्टिंग के बढ़ाने पर टास्क फोर्स काम करेगी। सभी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स इस पर गौर करेंगे। कोविड प्रकरण रिपोर्टिंग को ठीक
ठीक किया जाएगा। कंटेनमेंट और बफर जोन्स में कोविड लक्षण पता करने के लिए चल रहे सर्वे को और दुरुस्त बनाया जाएगा। कोविड रोगियों की चिकित्सा के लिए निजी अस्पतालों की मदद भी मांगी जाएगी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। त्रिपुरा में कोविड-19 से 2 और लोगों की मृत्यु होने के बाद राज्य में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच 24 घंटों के दौरान 202 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही संक्रमित लोगों का आंकड़ा 3093 तक पहुंच गया है। 1227 लोगों का इलाज चल रहा है। 1845 लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। उधर मिजोरम में कोरोना वायरस के 13 नए मामले सामने आए हैं। इनमें 11 बीएसएफ के जवान हैं। एक आधिकारिक बयान के अनुसार राज्य में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 297 हो गई है। इस समय 129 सक्रिय मामले हैं और 168 लोग ठीक हो चुके हैं। मेघालय में कोविड-19 के 21 नए मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमित लोगों की संख्या 416 हो गई है। राज्य में 18 लोग स्वस्थ हुए हैं। इनमें 14 सीमा सुरक्षा बल के जवान हैं। अब तक 70 लोग ठीक हो चुके हैं। 416 लोगों का इलाज चल रहा है और 4 लोगों की मौत हुई है। केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी में कोविड-19 महामारी से ठीक होने वालों की दर बढ़कर 60.48% हो गई है और मृत्यु दर 1.37% है। एक रिपोर्ट। पुद्दुचेरी स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कुल 91 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। इनमें 90 पुद्दुचेरी से और 1 कराईकल क्षेत्र से है। डीएमएस डॉक्टर मोहन कुमार ने बताया कि 68 वर्षीय एक व्यक्ति की कल राजकीय मेडिकल कॉलेज में मृत्यु हो गई। उसे कोरोना के गंभीर लक्षणों के बाद भर्ती कराया गया था। पिछले 24 घंटे में कुल 53 मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई। अब तक केंद्र शासित प्रदेश में 2179 व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 1318 व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं। 30 लोगों की मृत्यु हुई है और 831 लोगों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। पुद्दुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के माहे क्षेत्र में कोरोना का एक भी मरीज नहीं है। पुद्दुचेरी से चंद्रमोहन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुकेश कुमार। कोरोना संक्रमण के संपर्क में आने वाली आबादी के अनुपात को समझने के लिए दिल्ली में किए गए एक सेरो सर्वेक्षण से पता चला है कि 23.48% लोग कोरोना वायरस के कारण प्रभावित हैं। सर्वेक्षण ये भी बताता है कि बड़ी संख्या में संक्रमित व्यक्ति बिना लक्षण वाले हैं। ये सर्वेक्षण 27 जून से 10 जुलाई तक दिल्ली के सभी 11 जिलों में किया गया था। चयनित व्यक्तियों से 21,387 रक्त नमूने एकत्र किए गए। ये देश में किए गए बड़े सेरो सर्वेक्षणों में से एक है। सामान्य आबादी में एंटीबॉडीज की उपस्थिति की पहचान करने के लिए ये परीक्षण किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण अनुपात अब भी कोरोना संक्रमण को लेकर संवेदनशील है। इसलिए नियंत्रण और निवारक उपायों को जारी रखने की आवश्यकता है। दिल्ली के एम्स में कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर संजय राय ने दिल्ली सेरो सर्वेक्षण की रिपोर्ट को सकारात्मक बताया है। उन्होंने कहा कि राजधानी में कोरोना के नए मामलों में कमी दर्शाती है कि लोगों में इस संक्रमण के प्रति प्रतिरोधक क्षमता प्राकृतिक रूप से बढ़नी शुरू हो गई है। डॉक्टर राय ने फिर भी लोगों को आगाह किया है कि वे बचाव के उपायों की अवहेलना न करें और मास्क का इस्तेमाल करते रहें तथा सुरक्षित दूरी बनाए रखें। तो हमें खुशी है कि इतने लोग पॉजिटिव हुए और एसिम्प्टोमेटिक रहे, लेकिन अभी भी काफी लोग जो है एक्सपोज हो सकते हैं और उनको इन्फेक्शन हो सकता है और घर में कैरी कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी एक लार्ज प्रोपोर्शन जो है बचा हुआ है। सो लोगों को जो है अभी भी फिजिकल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना चाहिए। हमेशा जब भी निकलें मास्क लगाएं, स्पेशली जब वो अपने लोगों के बीच में रहते हैं तो जरूर लगाएं। होता क्या है, आजकल लोग मास्क ऐसे तो लगाते हैं, बट जब मित्रों के साथ बैठते हैं, कहीं खाना खाने बैठते हैं, बातें करते हैं लोगों के झुंड में, उस समय नहीं लगाते कि ये सभी तो नोन है। कौन इन्फेक्शन कैरी कर रहा है हमें नहीं पता चलेगा। अब पहले जैसा इन्फेक्शन उतना तेजी से नहीं बढ़ेगा, बट अभी भी इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। भारत बहुत तेजी के साथ कोविड-19 के इलाज के लिए वैक्सीन विकसित कर रहा है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने बताया कि स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन का मानव परीक्षण एम्स में शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि पंजीकरण प्रक्रिया और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के रक्त के नमूने लेने के बाद पहले चरण में 100 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। जो हमारा टारगेट है 100 पेशेंट का वो हो जाए। जब 50 पेशेंट हो गए तो उनको हम मॉनिटर करेंगे,
जो डेटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड है उनको डेटा देंगे, फिर उसमें जब लगेगा कि ये सेफ हैं, फिर हम नेक्स्ट फेज में जाएंगे जिसमें फिर और पेशेंट्स को रिक्रूट करेंगे। क्योंकि जब भी हम वैक्सीन शुरू में ट्राई करते हैं, सबसे ज्यादा जरूरी है कि वैक्सीन हैज टू बी सेफ। यू कैन नॉट हैव अ वैक्सीन विच कॉजेज मोर हार्म देन गुड। तो इसलिए फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज टू सी सेफ्टी। पहले स्मॉल नंबर्स में अगर उसमें सेफ लगता है देन अ लार्जर नंबर, एंड यू कैन इवन गो टू अ हायर डोज टू मेक श्योर कि व्हाट इज इट इज सेफ इवन एट अ हायर डोज, और उससे थोड़ा आइडिया हो जाता है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट डोज दैट इज रिक्वायर्ड फॉर गिविंग द वैक्सीन। श्री गुलेरिया ने कहा कि दूसरे चरण में मानव परीक्षण के लिए 12 से 65 वर्ष के 750 लोगों का चयन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि एम्स को इस संबंध में अच्छी प्रतिक्रिया मिली है और कई लोगों ने मानव परीक्षण के लिए स्वैच्छिक रूप से पंजीकरण कराया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की राय श्रृंखला में कोविड-19 महामारी के बारे में वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों की सलाह प्रसारित करता है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों को कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए सुरक्षित दूरी बनाए रखने, हाथ धोने और स्वच्छता मानदंडों का पालन करने की सलाह दी है। एम्स के पल्मोनरी मेडिसिन के प्रमुख डॉक्टर अनंत मोहन ने लोगों को डॉक्टर की सलाह के बिना हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन या मलेरिया रोधी जैसी दवा नहीं लेने को कहा है। Please do not take medicines such as azithromycin, other antibiotics, antivirals or hydroxychloroquine or other antimalarials without a proper prescription by a doctor. Do not self-medicate. आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम रात 9:30 से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। सफदरजंग अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एम.के. सेन चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। श्रोता 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। #AskAIR का इस्तेमाल करके ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlert से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर से भी अपडेट लिए जा सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। केंद्र ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जांच सुविधाएं बढ़ाने को कहा। स्वस्थ होने वालों की दर 62.72% हुई। दिल्ली में सेरो सर्वेक्षण के अनुसार कोरोना वायरस से प्रभावित व्यक्तियों का प्रतिशत 23.48% है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि संक्रमित लोगों में से अधिकतर में कोई लक्षण नहीं है। मानव संसाधन विकास मंत्री ने विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मनोदर्पण पहल का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के निधन पर दुख व्यक्त किया है और बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर। मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मनोदर्पण पहल की वर्चुअल रूप से शुरुआत की है। इस पहल से विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को मनोवैज्ञानिक सामाजिक सहायता मिलेगी। श्री निशंक ने इस अवसर पर कहा कि मनोदर्पण इस मुश्किल समय में विद्यार्थियों, शिक्षकों और परिवारों को मजबूती, सहायता और सुझाव देगा। ये जो हमारा मनोदर्पण है वो ऐसी श्रृंखला, ऐसी ताकत बनकर के उभरेगा जब न केवल मेरे छात्र छात्राओं को बल्कि अभिभावकों को भी, अध्यापकों को भी, आम जन को भी वो ताकत देगा। इस पोर्टल पर आप परामर्श कर सकते हैं, आप अपने सुझाव दे सकते हैं, आप उसे सुझाव ले सकते हैं। उस पोर्टल पर आप संवाद कर सकते हैं हमारे चिकित्सकों से, मनोवैज्ञानिकों से। आपको परेशानी होती है तो आप टेलीफोन करिए और आप उसका परामर्श ले सकते हैं। श्री निशंक ने कहा कि परामर्श के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 8448440632 शुरू किया गया है। इस पर सवेरे 8 बजे से रात 8 बजे तक फोन किया जा सकता है। श्री निशंक ने शिक्षकों और विद्यार्थियों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा
कि देश में 33 करोड़ विद्यार्थी हैं और वे भारत को स्वस्थ और स्वच्छ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का आज सुबह लखनऊ में निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार आज शाम 4:30 बजे लखनऊ के गुलाला घाट पर किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ में उनके आवास पर जाकर दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लालजी टंडन लखनऊ की आत्मा की तरह थे और वे लखनऊ और उत्तर प्रदेश में उनकी सेवाओं के लिए याद किए जाएंगे। रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि लालजी टंडन का लंबा सार्वजनिक जीवन जनता की सेवा के लिए समर्पित था। लालजी टंडन लखनऊ से भाजपा के सांसद और राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके थे। कोविड-19 के दिशा निर्देशों के अनुरूप उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके पुत्र और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन ने सभी से अपने घर से ही दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि देने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कई अन्य नेताओं ने लालजी टंडन के निधन पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि देश ने अपने एक महान नेता को खो दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लालजी टंडन समाज सेवा के अपने अथक प्रयासों के लिए याद किए जाएंगे। रक्षा मंत्री ने कहा कि लालजी टंडन का लंबा सार्वजनिक जीवन लोगों की सेवा में बीता। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि लालजी टंडन भारतीय राजनीति पर अपनी अमिट छाप छोड़ गए और उनका निधन एक अपूरणीय क्षति है। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अपने शोक संदेश में कहा है कि लालजी टंडन आदर्श व्यक्तित्व के धनी थे। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि श्री टंडन को शासन कला की गहरी समझ थी। भोपाल में आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मंत्रियों ने राज्यपाल स्वर्गीय लालजी टंडन को श्रद्धांजलि दी। श्री टंडन के निधन पर राज्य में 5 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया गया है। श्री टंडन ने 29 जुलाई 2019 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। तब राज्य में कांग्रेस सत्ता में थी। भोपाल के राजभवन में उनका कार्यकाल लगभग 11 महीने तक रहा। जब मुख्यमंत्री कमलनाथ की कांग्रेस सरकार को 22 पार्टी विधायकों के इस्तीफे के कारण आंतरिक विद्रोह का सामना करना पड़ा, तब श्री टंडन ने अपने राजनीतिक कौशल से इस मामले को हल किया था। कोविड-19 संकट के दौरान भी श्री टंडन ने जरूरतमंदों के लिए भोजन के पैकेट तैयार करने के लिए राजभवन की रसोई के द्वार खोल दिए थे। राज्य विश्वविद्यालयों के चांसलर के रूप में भी उन्होंने नियमित रूप से शैक्षिक संस्थानों की निगरानी की और यह सुनिश्चित किया कि शैक्षणिक मानकों को हर कीमत पर बनाए रखा जाए। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और कांग्रेस के 18 अन्य बागी विधायकों की याचिका पर राजस्थान उच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है। कांग्रेस के बागी विधायकों ने याचिका दायर कर उन्हें भेजे गए अयोग्यता नोटिस को खारिज करने की मांग की है। न्यायालय द्वारा आज शाम तक इस मामले की सुनवाई पूरी कर लिए जाने की उम्मीद है। राजनीतिक गतिरोध के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस विधायक दल की बैठक कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। जयपुर शहर के पास दिल्ली रोड स्थित एक होटल पिछले 9 दिनों से सत्ता और सियासत का केंद्र बनी हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्य मंत्रिमंडल के सभी सदस्य तथा सरकार को समर्थन कर रहे विधायक यहीं कैंप कर रहे हैं। सरकार की नीति यहीं बन रही है और जरूरी निर्णय भी इसी होटल से हो रहे हैं। जरूरी होने पर मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्री इस होटल से बाहर या अपने दफ्तर जाते हैं। प्रदेश में चल रहे सियासी संकट के कारण अब सचिवालय में रूटीन काम हो रहे हैं और नीतिगत फैसले टाले जा रहे हैं। अब हर तरफ एक ही चर्चा है कि राज्य में सियासी तूफान कब थमेगा और कब स्थितियां सामान्य होंगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे मोबाइल ऐप newsonair/hindi पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गंडक बैराज से बिहार में 4.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपदा प्रबंधन विभाग और संबंधित जिलों के अधिकारियों से सतर्क रहने को कहा है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल की टीमों को राहत और बचाव कार्य में लगाया गया है।
सारण, सीवान, गोपालगंज, पूर्वी और पश्चिम चंपारण के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को राहत कार्य में लगाया गया है। कंटेनमेंट जोन से हटाए जाने वाले लोगों के लिए अलग राहत शिविर बनाया गया है। इन लोगों को मास्क और ग्लव्स पहनने का निर्देश दिया गया है। तेज धारा को देखते हुए नाविकों को गंडक नदी में नहीं जाने की सलाह दी गई है। अभियंताओं को तटबंधों की निगरानी करने को कहा गया है। उत्तर बिहार में पिछले 24 घंटों में हुई बारिश ने 31 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान उत्तर बिहार के अधिकांश इलाकों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज बाढ़ प्रभावित चिरांग और बोगाईगांव जिलों का दौरा कर रहे हैं। राज्य में हालांकि बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है, फिर भी 24 लाख से अधिक लोग अब भी बाढ़ से प्रभावित हैं और 86 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। बाढ़ के कारण विस्थापित 48,000 लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। इस बीच काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के अधिकारियों ने बताया है कि बाढ़ से 143 जंतुओं को बचाया गया है और 116 की जान गई है। उद्यान का 90% क्षेत्र बाढ़ की चपेट में है। गृह मंत्री अमित शाह ने मेघालय के मुख्यमंत्री को बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। श्री शाह ने आज राज्य के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा से बात कर ताजा स्थिति की जानकारी ली। एक ट्वीट में श्री शाह ने बाढ़ से लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि संकट के समय में देश मेघालय के लोगों के साथ है। डेटा विनिमय को लेकर आज केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत दोनों संस्थाओं के बीच नियमित तौर पर डेटा और सूचना के आदान प्रदान की व्यवस्था है। इसके अलावा दोनों संस्थान आवश्यकता पड़ने पर अपने डेटाबेस में उपलब्ध किसी भी जानकारी का आदान प्रदान कर सकेंगे। ये समझौता ज्ञापन आज से लागू हो गया है। दोनों संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में सीबीडीटी के अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी और सीबीआईसी के अध्यक्ष अजीत कुमार ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दिल्ली सरकार ने राज्य में घर घर राशन पहुंचाने की एक योजना को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री गरीब घर घर राशन योजना के तहत राष्ट्रीय राजधानी में गरीब और जरूरतमंदों को उनके घर पर आटे के पैकेट वितरित किए जाएंगे। वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस कदम को क्रांतिकारी बताया और कहा कि ये योजना वैकल्पिक होगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज कई स्थानों पर वर्षा हो रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहने के आसार हैं। हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के आसार हैं। कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहने और 1 या 2 बार गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। आमतौर पर बादल छाए रहने और वर्षा होने का अनुमान है। श्रीनगर में तापमान 15 और 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। आंशिक रूप से बादल छाए रहने तथा सामान्य वर्षा होने के आसार हैं। गिलगित में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। शहर में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और गरज के साथ बौछारें पड़ने या धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। मुजफ्फराबाद में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। आंशिक रूप से बादल छाए रहने और गरज के साथ बौछारें पड़ने या धूल भरी आंधी चलने के भी आसार हैं। समाचार कक्ष से अंजू सेठिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जांच सुविधाएं बढ़ाने को कहा। स्वस्थ होने वालों की दर 62.72% हुई। दिल्ली में सेरो सर्वेक्षण के अनुसार कोरोना वायरस से प्रभावित व्यक्तियों का प्रतिशत 23.48 है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि संक्रमित लोगों में से अधिकतर में कोई लक्षण नहीं है।
मानव संसाधन विकास मंत्री ने विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मनोदर्पण पहल का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के निधन पर दुख व्यक्त किया है और बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर। मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।